नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह लिबरल क्लासेस से। हर दिन कुछ नई-नई बातों को इतिहास से जुड़े, भूगोल से जुड़े, करंट से जुड़े, सामाजिक मुद्दों से जुड़े बातों की मैं चर्चा करता हूं। आज ऐसा ही एक मुद्दा और एक ऐसा ही टॉपिक जो परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, साथ ही साथ सभी प्रकार के ठीक है, अगर चर्चा की बात करें उसमें भी ऐसा उल्लेख आता है। इस चित्र से आप समझ ही सकते हैं कि पुरानी फ़िल्मों में ऐसा दिखता था कि कुछ जमींदार लोग हुआ करते थे। चाहे प्राणनाथ की बात हो, चाहे इन कैरेक्टर्स की बात हो, जमींदार के लोग जो किसानों से ज़बरदस्ती यूँ कहें कि शोषण करके एक लगान वसूलते थे। आजाद भारत की यही तो पहचान है कि ये चीजें खत्म हो गई। ये जमींदारी व्यवस्था ये धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो ये किस प्रकार अंग्रेजों के समय में किस प्रकार ये लागू था, कैसे यह प्रभावी था, इन्हीं चीजों पे आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर बात करें भारत के में अंग्रेजों की राजस्व नीतियों की, तो किसकी बात करनी है, अंग्रेजों की राजस्व नीति की। तो भारत में अंग्रेजों की आय के निम्न तीन स्रोत थे। ठीक है, आय के कितने स्रोत थे, तीन स्रोत। पहला नमक तथा अफीम से, दूसरा आबकारी, चुंगी, कर आदि सहित कुछ अन्य कर जिन्हें सम्मिलित रूप से सैर कहा जाता था। इन सभी करों को क्या कहते थे, सैर कहते थे। और तीसरा भू राजस्व से प्राप्त आय, यानी आय के स्रोत कितने थे, तीन। पहला में नमक और अफीम था। अगर बात करें नमक और अफीम की, नमक की बात करते हैं, तो प्रारंभिक समय में तो अंग्रेज कुछ ऐसा करते, जो क्षेत्र को जीत जाते थे उसमें बोली लगाते थे कि जो सबसे ज्यादा बोली बोलेगा, लगाएगा, उसे ही नमक कर वसूलने का अधिकार मिलेगा। लेकिन 1780 के बाद उन्होंने इस व्यापार पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण कर लिया और खुद ही ये सारा कुछ संभालने लगे। एक रिपोर्ट 1858 में आती है, वो कहती है, कब की रिपोर्ट है, 1858 की एक रिपोर्ट है। वो बताती है कि अंग्रेजी सरकार के कुल पैसे का 7% कहां से आता था, नमक कर से आता था। और लगभग 17% जो हिस्सा है, 20% कह लिया जाए, वो किससे आता था, अफीम से आता था। किससे आता था, अफीम से आता था। इसीलिए इन दोनों के अलग अलग दफ्तर भी बने थे। नमक का अलग दफ्तर था, अफीम का अलग दफ्तर था। बाकी ये सभी करों का ठीक एक ही दफ्तर था जहां से क्या वसूली जाती थी, भू राजस्व। क्योंकि कमाई का सबसे बड़ा जरिया क्या था, भू राजस्व था। किसान अनाज उपजाएगा और अंग्रेज उससे ठीक है टैक्स वसूलेंगे। किस रूपों में वसूलेंगे, वही भू राजस्व नीति है। किस रूपों में उसे वसूला जाए, वही क्या है, भू राजस्व नीति है। जो तीन प्रमुख रही जमींदारी व्यवस्था, और कहा जाए कि रैयतवाड़ी और महालवाड़ी के रूप में। जब सबसे पहले बात करते हैं किसकी, जमींदारी व्यवस्था की। ठीक है, जमींदारी बंदोबस्त अथवा स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो आप जानते हो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने भारत में यानी बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और वसूली के लिए उसने एक 5 वर्षीय यानी कि पंचवर्षीय बंदोबस्त प्रणाली अपनाया, जिसमें जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे ही लगान वसूलने का क्या मिलेगा, अधिकार मिलेगा। वॉरेन हेस्टिंग ने भू राजस्व वसूली में अस्थायित्व लाने के उद्देश्य से पंचवर्षीय बंदोबस्त 1772 से 77 लागू किया। और जो ऊंची बोली लगाने वाले को वसूली की क्या मिलेगी, जिम्मेदारी मिलेगी। जैसे सामान्यतः अभी भी ठेकेदारी प्रणाली में ऐसा ही होता है। कोई ठेका निकलता है, जो सबसे अच्छी बोली लगाता है उसी को ठेका मिल जाता है। ऐसा ही व्यवस्था जमींदारी रूप में कार्य कर रही थी कि जो सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाएगा वो अपना गांवों से क्या वसूलेगा, टैक्स वसूलेगा और अंग्रेजों को उनका हिस्सा देगा। ठीक, लेकिन यह योजना पूरी तरह से सफल नहीं हुई, यानी असफल हो गई। उसके बाद उसका दिमाग किया, चलो 5 साल का नहीं, 1 साल का लगाते हैं। 1 साल का शुरू किया, एक वर्षीय बंदोबस्त हो गया 1777 से 1778। लेकिन ये भी क्या हो गया, विफल हो गया। अब उसके दिमाग में आया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कोई अस्थाई बंदोबस्त यानी अस्थाई व्यवस्था की शुरुआत करनी पड़ेगी। विचार विमर्श शुरू कर दिया। कई सारे अंग्रेजी कर्मचारियों के साथ मिलकर, जैसे कि अलेक्जेंडर डाउ जैसे अंग्रेजी कर्मचारियों के साथ मिलकर जमींदारी यानी कि अस्थाई बंदोबस्त पर विचार करना शुरू किया। लेकिन यह विचार उसका सफल रूप नहीं ले पाया और 1786 में नया गवर्नर जनरल बनकर आ गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 86 में कौन आ गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गया। तो कॉर्नवालिस ने इस चीज को समझा कि भारत में एक अस्थाई बंदोबस्त की बहुत ज्यादा क्या है, जरूरत है। ठीक, तो कंपनी के दो पुराने कर्मचारी थे, एक का नाम था जेम्स ग्रांट और एक का नाम था जॉन सोल। दोनों से सहमति लिया, दोनों इस बात पे सहमत हो गए कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। ठीक है, क्या लागू कर दिया जाए, अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। परंतु दोनों में इस बात पर मतभेद था कि जमीन का मालिक किसको माना जाए, किसान को या जमींदार को माना जाए, या अंग्रेज खुद मालिक बन जाए। इसको लेकर क्या था, विवाद था। जॉन सोर का मत ये था कि जमीन का मालिक कौन बनाया जाए, जमींदार बनाया जाए। इसी की बात कॉर्नवालिस को पसंद आई और उसी के आधार पे उसने उसकी व्यवस्था को अपनाने का प्रयास कार्य की। 1786 में गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस आ गया। कॉर्नवालिस ने कंपनी के कर्मचारी जानसोर की सहायता से 1790 में 10 वर्षों के लिए जमींदारी बंदोबस्त लागू कर दिया। 10 वर्षों के लिए
1790 में, ठीक है, इसको जो है निदेशक मंडल से क्या मिल गया, ठीक, अनुमति मिल गया। और 3 साल बाद यानी 1793 में इसे क्या कर दिया, अस्थाई, तब इसका नाम हो गया पीएस एक्ट यानी परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था 1793 के रूप में ये कार्य करने लगी। यानी कि कॉर्नवालिस ने शुरू किया किसकी मदद से, जानसोर की मदद से। यही जानसोर को वो क्या बना देगा, राजस्व बोर्ड का अध्यक्ष भी बना देगा। राजस्व बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, सर जानसोर को बनाया जाएगा। उसी के सलाह लेकर अस्थाई बंदोबस्त को लागू कर दिया गया। और ये भारत में बड़े अच्छे तरीके से कार्य कर रहा था, मतलब इस तरीके से कि गांव का जितना भी जमीन है वो सब का मालिक जमींदार होगा और जमींदार ही वसूलेगा। जमींदार ये क्या करेगा, वसूल, और कितना दर पर वसूलना ये भी जमींदार का ही काम है कि वो एक निर्धारित कर ले कि इतना, ठीक है, आप टैक्स वसूलेंगे और इसका कुछ हिस्सा अंग्रेजों को, कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्वप्रथम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में यह लागू किया। बाद में बनारस तथा उत्तरी कर्नाटक के कुछ जिलों में भी इसे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है, तत्कालीन भारत का 19% भूभाग इसके तहत आता था। कितना परसेंट, 19% भूभाग, यानी 19% भूभाग इस प्रणाली के अंतर्गत आता था, जिसे हम क्या कहते हैं, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कहते हैं। एक सेकेंड जरा, ठीक है, थोड़ी लाइट की कमी दिख रही थी। चलिए, तत्कालीन भारत का कितना परसेंट भाग, 19% भाग इस व्यवस्था के तहत आता था। और इसमें इसका 89% एरिया, यानी जितना आप कमाएंगे उसका 89% किसको दे देंगे, अंग्रेजों को दे देंगे। यानी भू राजस्व का 89%, कितना परसेंट भाग, 10/11 भाग अंग्रेजी राजकोष में जाएगा और 11% जो बचेगा वो जमींदार अपने पास रखेगा। एक कार्नवालिस को क्या चाहिए था कि एक साल में मुझे आप 3,75,00,000 रुपया वसूल के दो। कितना, 3,75,00,000। अब चाहे आप जो करो, अब जमींदार की जिम्मेदारी है। सूर्यास्त का नियम कि अगर निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक यदि जमींदार पैसा नहीं पहुंचाएगा तो ये सारा जो कम ज्यादा है ये सब किस पर निर्भर करेगा, किस पर दंड लगेगा, इसका जमींदार पर लगेगा। यानी जमींदार भी बंधा था। अब देखिए, भारत एक ऐसा देश है, अगर कहा जाए, प्रेमचंद की कहानियां पढ़ा हो, प्रेमचंद के उपन्यास, तो जमींदार और कृषक में बड़ा अच्छा संबंध होता था। जमींदार वसूलता था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जमींदार की अपनी मजबूरी थी, वो नहीं वसूलेगा, कोई और वसूलेगा। ठीक है, तो कई बार ये सूर्यास्त के नियम की वजह से किसान नहीं दे पाता था, तो ये जमींदार अपने पास से भी लगा देता था। अब यहां दूसरी व्यवस्था यही है कि धीरे धीरे ये किसानों का पैसा जमींदार जब अपने पास से देगा तो जमींदार, ठीक है, कमजोर होगा और साहूकार क्या होगा, मजबूत होगा। यानी जमींदारी व्यवस्था ने भारत की सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। ठीक है, कुछ चित्र इस प्रकार अलग अलग जगहों दिखते हैं जिसमें अंग्रेजी अधिकारी जमींदार के साथ मिलकर ये नियम, कौन सा नियम, सूर्यास्त का नियम को लागू करवाते थे कि फला तारीख को शाम को सूर्यास्त से पहले पैसा आ जाना चाहिए तो आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। यानी जमींदार भी त्रस्त, किसान भी त्रस्त, और भारत तो गुलाम था, शोषण तो अपने चरम पर था। तो ये पहली व्यवस्था कौन सी हो गई, तो पहली व्यवस्था जिसे हमने कहा जमींदारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था। आ जाते हैं जरा दूसरी व्यवस्था पर, रैयतवाड़ी। ठीक है, क्या, रैयतवाड़ी। इसे मुख्यतः दक्षिण भारत में लागू किया गया। दक्षिण भारत में क्योंकि पहले से वहां इसी प्रकार की प्रक्रिया क्या चलती रहती थी। और दूसरा, दक्षिण भारत में बड़े खेत के मैदान नहीं, यानी जमींदार भी छोटे छोटे थे, तो ऐसे में छोटे जमींदारों से संबंध बनाना अच्छी बात अंग्रेजों को ठीक नहीं लग रही थी। ठीक है, तो ऐसे में क्या किया जाए, ऐसे में कुछ इस तरह की व्यवस्था अपनाई कि सीधे किसानों से, यानी अंग्रेज और किसान डायरेक्ट वसूली करेगा। यानी शोषण की चरम पराकाष्ठा कह लिया जाए। ठीक है, जमींदार तो था, खैर वो बचपन से उसी गांव में रह रहा था, किसानों से एक तरह का संबंध भी था। अब तो कौन वसूलने आएगा, अंग्रेज आएगा, और उसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। तो यह व्यवस्था उससे भी ज्यादा घातक सिद्ध हुई भारतीयों के लिए। ठीक है, रैयतवाड़ी की बात करें तो इसकी मुख्य बात यह रही कि किसानों से सीधे संपर्क में आ जाता था। ठीक है, यदि अगर बात करें रैयतवाड़ी का जन्म तो कर्नल रीड और थॉमस मुनरो को, तो कैसे ये हुआ, 1792 में मैसूर युद्ध की संधि हुई, जिसको आप जानते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि कहते हैं। टीपू हार गए तो आधा हिस्सा, जिसमें बारामहल, डिंडीगुल ऐसे क्षेत्र थे, ये हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा। इस हिस्से को संभालने के लिए दो अधिकारी नियुक्त हुए, कर्नल रीड और थॉमस मुनरो, और इन्होंने उस हिस्से को संभालने के दौरान ही किसकी शुरुआत की, रैयतवाड़ी व्यवस्था का आधुनिक रूप लाए। किसानों के पास डायरेक्ट जाएंगे अंग्रेज अधिकारी, पैसा वसूलेंगे, नहीं मिलेगा मारेंगे काटेंगे, जो करना है वो करो, बस क्या लेकर आओ, पैसा लेकर आओ। और सिपाही है, अंग्रेज सिपाही है,
तो सिपाही तो जाएगा तो उसके अंदर दया ऐसी कोई चीज की उम्मीद नहीं की, यानी शोषण की पराकाष्ठा रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो 1820 तक संपूर्ण मद्रास में इसे लागू कर दिया गया, बाद में बंबई में भी लागू हुआ तथा असम में भी लागू हो गए। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें कुल भाग था 51% भूभाग शामिल था। कितना? 51% भूभाग शामिल था। अब यहाँ यह भी देखिए, यहां पर उपज का 50%, भू राजस्व का जो दर था वो कितना था? उपज का 50% तक दर लगाया। वो तो बाद में जो है, ठीक है, कुछ अलग लोगों ने आया और इसे थोड़ा सा कम किया, लेकिन कितना था? 50% दर था। किसमें? ठीक, तो इस व्यवस्था में, जिसका नाम क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, इस व्यवस्था की दूसरी बात यह थी कि अंग्रेज अधिकारी था, तो अंग्रेजों अधिकारी वर्ग में भारतीय लोग भी थे, लेकिन भारतीयों को तहसीलदार के नीचे का ही पद मिल रहा, चाहे जितना पढ़ाई कर लो, लेकिन तहसीलदार से ऊपर नहीं बन पाओगे। ठीक है, क्योंकि भारतीय बनेगा ऊपर तो हो सकता है वो रियायत कर दे अपने लोगों में, इसलिए तहसीलदार से नीचे वाला भाग ही भारतीयों को मिलता था, जिस वजह से उनका अधिकार इस क्षेत्र में न रह पाए, वो किसी तरह का हस्तक्षेप न कर पाए। ये व्यवस्था किससे जुड़ी थी? रैयतवाड़ी, जो दक्षिण क्षेत्र में था। तीसरा आता है महालवाड़ी। महाल का अर्थ ही ग्राम है। ठीक है, महाल का अर्थ क्या होता है? ग्राम समुदाय होता है। ठीक, यहां पर जमींदार नहीं होगा, यहां गांव का मुखिया होगा। यहाँ तीसरा व्यक्ति, किसान और सरकार के बीच में जो तीसरा व्यक्ति आएगा वो कौन होगा? वो होगा गांव का मुखिया। गांव का मुखिया ही भू राजस्व वसूलेगा। इस व्यवस्था का जनक किसको कहा जाता है? होल्ट मैकेंजी को, जिसने 1819 में इसकी क्या की? शुरुआत की। उसकी सहायता के लिए मार्टिन बर्ड भी है। ये वही मार्टिन बर्ड है जिसने मैप के आधार पर पहली बार भूमि का सर्वेक्षण करवाया था। ठीक है, मैं नाम लिख भी दे रहा हूं, मार्टिन बर्ड। सहायता के लिए कौन था? मार्टिन बर्ड। और यही वो आदमी है जो मैप से भू राजस्व का सर्वेक्षण करवाया, यानी भूमि का सर्वेक्षण किसके माध्यम से? एक मैप के माध्यम से, क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा था ना, मुखिया भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उसे पता था ये मुखिया भी तो गांव के लोगों ने ही चुना होगा, सरपंच गांव के मुखिया गांव के लोग होते, हो सकता है कहीं हेरा फेरी ना कर दे। तो भूमि का सर्वेक्षण करा के इसे लागू किया। शुरुआत में अवध या संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में लागू था। ठीक है, जिसका 30% भूभाग इसमें आता था। तो याद करिए, 51 + 19 + 30, ठीक, कितना हो गया? 100%। भू राजस्व की दर उपज का 80% थी। देख लीजिए, मतलब कि जितना 100 रुपया कमाओ, 80% दे दो अंग्रेजों को। वो तो बाद में बेंटिंग ने इसे घटाकर 66 कर दिया, बाद में डलहौजी भी थोड़ा सा इसे क्या करेगा? कम करेगा। तो ये तीन व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा लागू की गई। इन तीनों व्यवस्थाओं ने भारतीयों का जमकर शोषण किया, जितना कर सकते थे लगातार किया। परंपरागत जमींदार वर्ग के लिए घातक सिद्ध हो गया, क्योंकि जमींदार किसान से पैसा वसूल नहीं पाता था, तो साहूकार से उधार लिया, साहूकार से उधार लिया, साहूकार अमीर होता गया, जमींदार कमजोर होता गया, धीरे धीरे साहूकार ही क्या बन गया? जमींदार बन गया। ठीक है, कौन सी व्यवस्था के तहत? ये व्यवस्था, यानी कि सभी प्रकार से किसान पर, चाहे हस्तशिल्प उद्योग हो, चाहे बुनकर हो, चाहे किसी भी तरह का हथकरघा हो, सब पर बुरा प्रभाव इन तीनों नीतियों ने डाला, जिसका परिणाम भारत सोने की चिड़िया से, ठीक है, गरीब देश बनने की तरफ चल गया। आगे चलकर, ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो सिद्धांत देते हैं ड्रेन थ्योरी का, वो इन सब का एक आधार है कि सारा पैसा चूस कर कहां ले जा रहे हैं? अपने देश लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास से बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार ये तीनों व्यवस्थाएं, आप इस फोटो से देख सकते हैं कि किस प्रकार ये कार्य कर रही है। ठीक है, ये सिस्टम अंग्रेजों का है, जमींदार है, ये मुखिया है, वो किसान है, ये अंग्रेज है, इस प्रकार से। ठीक, इस फोटो समझ सकते हैं। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? जमींदारी व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है अंग्रेज है, ये कौन है? अंग्रेज है, फोटो थोड़ा साफ नहीं आ पाया, अंग्रेज है, ये फार्मर है, और ये मिडिल मैन है। ये कौन है? मिडिल मैन है। ठीक है, यानी कि जमींदारी में क्या था? एक मिडिलमैन आ गया जो कि जमींदार हुआ करता था। यहां पर ये अंग्रेज है, ठीक, कौन सा? रैयतवाड़ी में, और ये किसान है, कोई बीच में नहीं है। ठीक, अंग्रेज और किसान डायरेक्ट है। महलवाड़ी की बात करें, फिर से जो है यहाँ मुखिया आ गया, यहाँ बीच में कौन आ गया? मुखिया आ गया। इजारेदारी भी एक होता है, जिसमें भी एक मिडिलमैन यानी कि एक दलाल आ जाता है। तो ये व्यवस्थाएं भारत के शोषण का प्रमुख आधार बनी। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, और अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। मैं इतिहास आपको उस लेवल तक की चीजें, ठीक है,
अभी क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, अभी बस एक अलग-अलग मुद्दों को जो रोचक हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही इसकी रेगुलर क्लासेस भी करेंगे, लेकिन यदि आप लोग इसे पसंद करेंगे, तभी हम इसे आगे बढ़ा पाएँगे। ठीक? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। आपकी जो क्वेरीज़ हैं, वो भी मैं देखूँगा। ठीक? आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।